हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम सीईटी का नया टॉपिक तैयार करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी और उसका न्यूक्लिक अम्ल नाम कैसे पड़ा और किसने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है वह फ्रेडरिक मिश्र ने करी थी। और कौन सी कोशिकाओं में? मवाद कोशिकाओं में, यानी खोज जो है फ्रेडरिक मिश्र ने मवाद कोशिकाओं में करी। और इन्होंने क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लियन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियन कहा। तो फिर इसको न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा? तो इसको न्यूक्लिक अम्ल शब्द जो दिया है वह अल्टमान ने दिया है। किसने दिया है? अल्टमान ने। तो फिशर ने इसकी खोज करके न्यूक्लियन नाम दे दिया था, बट इसका न्यूक्लिक अम्ल जो नाम दिया है वह अल्टमान के द्वारा दिया गया है। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए होता है और दूसरा डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो होती है वह थर्ड ग्रुप पे एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए की खोज किसके द्वारा करी गई। तो डीएनए की खोज जो है वह फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा करी गई है। और डीएनए शब्द जो दिया है वह जैकेरिस के द्वारा दिया गया है। डीएनए अणु की संरचना के बारे में बताया है किसने? 1953 में वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना के बारे में बताया। और क्या बताया? कि द्विकुंडलित संरचना होती हैं। कौन सी संरचना के बारे में बताया? द्विकुंडलित संरचना के बारे में। इस पर जो आवेश होता है वह कैसा होता है? आवेश जो होता है वह ऋणात्मक होता है। डीएनए का जो अणुभार होता है वह 10⁹ से लेकर के 10⁶ से लेकर 10⁹ डाल्टन होता है। इसके जो घटक होते हैं वह 3 होते हैं डीएनए के, जो नाइट्रोजनी क्षार होता है और शर्करा और फॉस्फेट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अर्थात डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अम्लीय नेचर की होती हैं। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बहुत सारे जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो डीएनए जो है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, यानी शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के अंदर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हम देखिए शर्करा कौन सी, डीएनए में कौन सी शुगर हम काम में लेते हैं। तो शर्करा में पेंटोज शुगर होती है जो कि 5 कार्बन की बनी होती है। जो डीएनए के अंदर तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती हैं। इतना ध्यान रख लेंगे। इसके बाद हम ध्यान आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरा क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जिसको ए और जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में 3 आते हैं हमारे, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, सी, टी और यू, ये हमारे पिरिमिडिन होते हैं। ऊपर वाले दोनों प्यूरिन हैं। और एक आता है फॉस्फेट। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वह किस प्रकार से संरचना बनाते हैं और किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखो ये क्या है? ये है पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन की बनी हुई है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट कार्बन से कोई भी नाइट्रोजनी बेस यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और इधर 5वें नंबर कार्बन से फॉस्फेट
ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो बेस बेस यानी नाइट्रोजन क्षार और शुगर जो होते हैं वह जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वह बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद फॉस्फेट और शर्करा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, किससे, ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। और जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, जिसके द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ये वाला और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वह होता है फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दो जगह से जुड़ रहा है तो डाईएस्टर होगा। ठीक है, ये खाली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था क्योंकि एक जगह से जुड़ रहा था। तो फॉस्फेट शुगर से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। शुगर जो है वह नाइट्रोजन क्षार से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है और जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और इधर भी एक ऐसी ही सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, बीच में बेस होंगे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि दो बेसों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये वाली कौन सी संरचना होती है, डीएनए की होती है। अब देखो हमने ये वाला हमने यहाँ भी देख लिया है कि फॉस्फेट और शर्करा, जो ये फॉस्फेट और शर्करा है उनके बीच में हमने बॉन्ड बताया था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड जो है वो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि शर्करा और फॉस्फेट के बीच कौन कौन से ये बॉन्ड होते हैं। ये हमने न्यूक्लियोटाइड की संरचना देख ली है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की भी देख ली है और सिंगल न्यूक्लियोटाइड की भी देख ली है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन यानी हर एक में डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होंगे और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होंगे। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो एडेनिन, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस हुआ कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार और आरएनए में यूरेसिल। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो एडेनिन जो है वह थाइमिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो है वह 3 हाइड्रोजन। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन जो है वह ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब आगे हम देखते हैं जैसे चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या होता है, इस नियम के अनुसार प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है, अर्थात प्यूरीन और पिरिमिडीन का अनुपात क्या होगा, 1 होगा। यानी इसके अनुसार हमने क्या समझा कि जो प्यूरीन कौन से थे, एडेनिन और ग्वानिन, जो हमारे प्यूरीन है वह उसकी मात्रा जो है वह थाइमिन और साइटोसिन के क्या होगी, बराबर होगी, या एडेनिन और ग्वानिन का अनुपात जो है वह किसके बराबर होगा, थाइमिन और साइटोसिन के अनुपात के बराबर होगा। यानी इन दोनों को जब हम काटेंगे तो 1 आएगा। अब हम इस चारगाफ रूल्स को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो अब हमने ये चारगाफ रूल देख लिया है, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि एडेनिन 30% है तो थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन कितना होगा। तो एडेनिन कितना दे रखा है हमें, 30% दे रखा है। तो देखो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वह ग्वानिन के साथ, यहाँ पे वही दे रखा है ना। अब देखो एडेनिन कितना दे रखा है,
30 दे रखा है यानी 30% है, तो थाइमिन भी उसी के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर 30 होगा। फिर ये दोनों मिलाकर के 60% हो गए। अब कोई भी चीज़ अपन कितना मानते हैं 100%, तो हमारे पास कितना बचा 40, तो 40 के अंदर से इन दोनों में कितना हो जाएगा 20-20, ठीक है। और हम देख लेते हैं इधर, जैसे एडिनिन हमारा दे रखा है 30%, थाइमिन दे रखा है, थाइमिन भी एडिनिन से बॉन्ड बनाता है, तो थाइमिन जो होगा वह 30 होगा, 60 हो गए। अब बचा हमारे पास 40%, तो 20% बनाएगा और 20% ग्वानिन, ये हम निकाल लिए। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे AG, T और C है, इसका अनुपात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये देखा था। तो एडिनिन हमारा दे रखा है 30%, ग्वानिन कितना है, ग्वानिन देखो 20% दे रखा है। इसके बाद थाइमिन जो है, थाइमिन कितना दे रखा है यहाँ से 30%, और साइटोसिन जो है वह 20% दे रखा है। अब इनको करने पर कितना आ रहा है अनुपात 1 आ रहा है। तो इस प्रकार चारगुफ रूल क्या कहता है कि जितना जो है प्यूरिन की मात्रा होगी उतनी ही क्या होगी पिरिमिडिन की मात्रा होती है। डीएनए के अंदर जितनी प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा पिरिमिडिन होगा। तो चारगुफ रूल से ये पता लगता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे डीएनए अणु की संरचना। डीएनए अणु की संरचना किसने बताई थी, वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत की गई है। कौन सी, और ये इन्होंने द्विकुंडलित संरचना बताई है। डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जो हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अभी उधर देखी थी, वैसी ही एक श्रृंखला, जैसे हमने एक श्रृंखला अभी पीछे देखी थी इधर, वैसी एक श्रृंखला उसके सामने की तरफ होती है। यानी एक श्रृंखला 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो कि एक दूसरे के क्या होती है समांतर होती है, बट एक दूसरे से विपरीत होती है। यानी ये देखो इधर एक इधर 3 डेज से शुरू हो रही है और 5 डेज तक आ रही है, और दूसरी श्रृंखला जो है वह 5 इसके समांतर है बट 5 डेज से शुरू होकर के 3 डेज जा रही है। यानी एक दूसरे के क्या है समांतर है और एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों श्रृंखला आपस में फोस्फोडाई एस्टर बंध से जुड़ी रहती है। यानी हमने देखा था कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किससे जुड़ती है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से जुड़ती है और लूप का निर्माण करती है। यानी ये लूप बनाती है, श्रृंखला बनाती हैं। इस लूप की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रम होती है। यानी कि एक लूप जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लूप हो गया, ये एक लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। और लूप का जो व्यास होता है, यानी कि ये वाला व्यास जो 20 एंगस्ट्रम होता है। एक लूप में 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखें तो कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं एक लूप में। प्रत्येक नाइट्रोजनी क्षार के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। यानी एक नाइट्रोजन क्षार ये है और दूसरा ये, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रम होती है। नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। हमें पता है एडेनिन और थाइमिन, ये जो नाइट्रोजन क्षार है यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग जो है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी लंबाई कितनी होती है लगभग जो है वह 2.8 से लेकर 3.0 एंगस्ट्रम होती है। ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी लंबाई बताई गई है। तो एडेनिन जो है वह थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ा होता है, और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। दोनों श्रृंखला के बीच की दूरी हमने देखी थी, ये वाला व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के प्रकार। तो डीएनए जो है वह 2 प्रकार का होता है, या तो वो राइट हैंडेड होगा या फिर लेफ्ट हैंडेड होगा। राइट हैंडेड के अंदर A, B, C और D 4 प्रकार के होते हैं, और लेफ्ट हैंडेड में 1 प्रकार का डीएनए होता है, जेड डीएनए। ए टाइप डीएनए में हेलिक्स लंबाई 28 एंगस्ट्रम होती है, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वह 11 जोड़ी, और लूप का व्यास 23 एंगस्ट्रम होता है। ये कैसा है, राइट हैंडेड है। इसके बाद लेफ्ट वो बी टाइप जो है उसमें 34 एंगस्ट्रम हेलिक्स की लंबाई होगी, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होंगे, और लूप का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। अब हम जो जनरल टाइप जो डीएनए का पढ़ते हैं वह कौन सा टाइप पढ़ते हैं, बी टाइप डीएनए पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है सी टाइप डीएनए। अब सी टाइप डीएनए में हेलिक्स की जो लंबाई होती है वह 31 एंगस्ट्रॉम होती है। क्षार युग्म जो होते हैं वह 9.33 जोड़ी होती है और लूप का व्यास लगभग 19 एंगस्ट्रॉम होता है। डी टाइप में हेलिक्स की लंबाई जो है वह 19.2 एंगस्ट्रॉम होती है। 8 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और लूप का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है। जे टाइप डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसमें हेलिक्स लंबाई 45.6 एंगस्ट्रॉम होती है। 12 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और लूप का व्यास 18.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार हमने डीएनए के प्रकार देख लिए, जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं डीएनए के कार्य की डीएनए हमारा क्या काम करता है, किस लिए कार्य आता है। पहला काम है ये सभी जीवों में होने वाली समस्त वंशागत और संश्लेषित क्रियाओं को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, यानी कि और यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। यानी ये क्या करता है, ये हमारा अनुवांशिक मटेरियल होता है जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डीएनए। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। दूसरा टाइप है हमारा आरएनए, दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह आरएनए जो है वह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिक में उपस्थित होता है। देखिए केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस के अंदर, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोलस में उपस्थित होता है, जबकि डीएनए कहाँ पर था, हमारा न्यूक्लियस के अंदर था। आरएनए अणु की संरचना देखते हैं। आरएनए अणु जो है, आरएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है जो डीएनए के समान ही होती है, लेकिन कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे कुछ आरएनए की जो श्रृंखला होती है वो डीएनए की जैसी होती है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे फर्स्ट अंतर देखें तो आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित सिंगल स्टैंडर्ड व अशाखित श्रृंखला होती है। डीएनए में कैसी थी, डबल स्टैंडर्ड श्रृंखला होती है, जबकि आरएनए में कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड श्रृंखला होती हैं। दूसरा है आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, आरएनए में राइबोज शुगर है। थर्ड है आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल सार पाया जाता है। हमने देखा था कि डीएनए में जो 4 सार पाए जाते हैं आरएनए में भी वैसे ही सार पाए जाते हैं, बट यहाँ पर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल सार पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आरएनए के प्रकार। तो आरएनए जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक जेनेटिक आरएनए होता है और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्या होता है कि जिन कोशिका या जीवों में डीएनए नहीं पाया जाता है वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। उदाहरण के लिए जैसे वायरसेस देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो टीएमवी वायरस हो गया, रिट्रो वायरस हो गया, इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह डीएनए एब्सेंट होता है। तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है, तो उन्हें बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है कि जिन कोशिका या जीवों में डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं वह मुख्य अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और तो उस कोशिका में आरएनए अनानुवांशिक होगा। यानी कि जिस कोशिका में डीएनए एब्सेंट होता है वहाँ आरएनए जो है वह अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे वायरसेस हो गए तो उसे बोलते हैं जेनेटिक आरएनए, और जहाँ पर डीएनए आरएनए दोनों होते हैं बट वहाँ पर मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह डीएनए होता है, तो ऐसे आरएनए को हम अनुवांशिक आरएनए बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वह अनुवांशिकता में भाग नहीं ले रहा है, जेनेटिक मटीरियल यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार हम अब आरएनए को जो है नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आरएनए जिसे राइजोमल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए। अब फर्स्ट देखेंगे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की खोज जो है वह कुंटजे के द्वारा की गई। यह कुल आरएनए का 80% होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए होता है।
यह राइबोसोम में पाया जाता है। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। कहाँ पर? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होती है उसके अंदर इसका निर्माण होता है। ये आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। आरआरएनए दो प्रकार का होता है, 70S आरएनए और 80S आरआरएनए। 70S यह प्रोकैरियोट में पाया जाता है। उसकी दो सब यूनिट होती है, एक 30S और एक 50S। 30S जो है वह छोटी सब यूनिट है और 50S जो है वह बड़ी सब यूनिट है। इसके बाद दूसरा है 80S आरआरएनए। यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसकी दो सब यूनिट है, बड़ी जो है वह 60S है और छोटी जो है 40S सब यूनिट है। अब हमने दो प्रकार के आरआरएनए देख लिया, इसका निर्माण भी देख लिया और सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके कार्य देख लेते हैं कि ये काम किस चीज़ में आता है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण के समय टीआरआरएनए व एमआरआरएनए को संधि तल प्रदान करता है, यानी टीआरआरएनए और एमआरआरएनए को जोड़कर रखने का काम करता है। उसके लिए एक संधि तल का मतलब हुआ कि एक फर्श की जैसे जहाँ पर आकर वो अटैच हो सकते हैं, ऐसा स्थल प्रदान करता है आरआरएनए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा है टीआरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसकी खोज होगलैंड व जैमक्लिक के द्वारा की गई। ये कुल आरएनए का 10 से 15% भाग बनाता है। सबसे छोटा आरआरएनए का मैं पूछ सकते हैं, सबसे छोटा आरआरएनए कौन सा होता है? सबसे छोटा आरआरएनए होता है टीआरएनए। इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना जो होती है वो क्लोवर लीफ की जैसी होती है, ठीक है। इसके अंदर 4 लूप्स होती हैं, 3 तो बड़ी हो गई, एक छोटी सी लूप भी होती है। ये वाली जो होती है इसे बोलते हैं T5C लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, यानी राइबोसोम यहाँ आके राइबोसोम से ये बाइंड होता है। 70 बेसिस यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है एंटीकोडोन लूप, जो ये वाले जो है ये अमीनो एसिड को ले जाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ ये एंटीकोडोन होती है, जो कोडोन होता है उसके एंटीकोडोन लूप यहाँ से अमीनो एसिड लेके जाती है। 7 बेसिस की होती है। ये वाली है DHU लूप, जहाँ पर 8 से 12 बेस पाए जाते हैं। अब इसका कार्य देखें तो कार्य क्या होते हैं? ये प्रोटीन निर्माण के समय अमीनो एसिड के वाहक के रूप में काम करता है, यानी अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेके जाता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा mRNA, मैसेंजर आरएनए। इसकी खोज हैक्सले व वॉल्किन के द्वारा की गई। कुल आरएनए का 1 से 5% भाग बनाता है। mRNA को टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण में संदेश वाहक के रूप में काम करता है। नाम से स्पष्ट है कि मैसेंजर आरएनए का मतलब हुआ कि संदेश ले जाने का काम करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए एकल कुंडलन, ऑप्शन बी द्विकुंडलन, ऑप्शन सी गोलाकार और ऑप्शन डी है त्रिकुंडलन। तो कैसा होता है डीएनए? डीएनए हमारा होता है द्विकुंडलन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी है? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी वाटसन क्रिक ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, ऑप्शन डी है हार्डी ने। तो डीएनए की जो श्रृंखला खोजी है वो वाटसन क्रिक के द्वारा खोजी गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में अनुवांशिक सूचना का मुख्य वाहक कौन है? तो कोशिका में अनुवांशिक सूचना कौन लेके जाता है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, नेक्स्ट ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है एंजाइम। तो अनुवांशिक सूचना का मुख्य वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। बी आंसर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल नाभिक में, ऑप्शन बी केवल कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी नाभिक व कोशिका द्रव्य दोनों में, ऑप्शन डी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आरएनए हमने देखा था कि न्यूक्लियोलस और कोशिका साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है? यानी आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा होता है? ऑप्शन ए है ग्वानिन, ऑप्शन बी साइटोसिन, ऑप्शन सी यूरेसिल, ऑप्शन डी है एडेनिन।
तो कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन ए है, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी है, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन ए है, केवल एक सत्य हैं। ऑप्शन बी, केवल दो सत्य हैं। ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। और ऑप्शन डी है, दोनों असत्य हैं। तो डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ने नहीं की थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है वह वाटसन क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए है, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कथन बी है, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी दोनों में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, डीएनए में एडेनिन का युग्म थायमीन से बनता है, यानी जो एडेनिन है वह थायमीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ए जो है वह थायमीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। और आरएनए में एडेनिन का युग्म यूरेसिल से बनता है। एडेनिन में जो है यूरेसिल से बॉन्ड बनाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, डीएनए अनुवांशिक सूचना का प्रमुख वाहक है। कथन बी है, आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में होता है। तो डीएनए हमारा मुख्य अनुवांशिक वाहक होता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, डीएनए सामान्यतः द्विकुंडलित होता है। कथन बी है, आरएनए सामान्यतः एकल कुंडलित होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। कथन बी, डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, कथन ए हमारा राइट है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या होता है? थायमीन होता है। तो ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर ओनली ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। कथन बी है, आरएनए में थायमीन पाया जाता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, राइट है, लेकिन आरएनए में थायमीन पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवल एक सत्य हैं। थैंक यू। हमने आज पूरा कंप्लीटली डीएनए और आरएनए से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर किया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।